ठीक है, तो चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री उसका यूज़ कैसे होता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसे मतलब डेफिनेशन तो आती नहीं पेपर में, हम सिर्फ एक सरल भाषा में बात करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो आप कह सकते हो जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन angles and sides of a right angled triangle। ये एक सरल भाषा में एक रिलेशन होता है एक ट्रायंगल और उसकी साइड्स का, एक ट्रायंगल उसकी साइड्स का। और कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अब राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल कितने का बने? 90 डिग्री का, ए बी और सी। अब इसमें एक बात ध्यान सुनना, जो 90 के अपोजिट में साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनस होगी। और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। क्या होगी? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी ट्रायंगल की। ठीक है, अब इसमें ना एंगल को कंसीडर करने वाली बात होती है। जैसे अगर मान लो आप एंगल सी को कंसीडर कर रहे हो, जैसे मान लो एंगल सी को कंसीडर करोगे तो एंगल सी के सामने वाली साइड आपकी मानी जाएगी परपेंडिकुलर, और ये क्या मानी जाएगी फिर? बेस। इसी में अगर आपने एंगल ए को कंसीडर कर लिया, मतलब ये जो ट्रायंगल है ना, अगर मैं इस ट्रायंगल को घेर दूँ मतलब कि इसको ऐसे खड़ा है ये, इसको नीचे की तरफ धक्का मार दूँ तो ए नीचे आ जाएगा और सी ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से। तो ए यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, बी वहीं पे ही है, 90 पे भी है। अब मैं अगर एंगल ए को कंसीडर करता हूँ, हाइपोटेनस तो यही रहेगा, 90 के अपोजिट ही रहेगा हाइपोटेनस तो। पर जब आप एंगल ए को कंसीडर करोगे, अब परपेंडिकुलर ए बी नहीं है, अब परपेंडिकुलर बी सी है। ये परपेंडिकुलर है और जो ये वाली साइड है अब ये बेस कहलाएगी। इस तरीके से एक जनरल ट्रायंगल में एक इक्वेशन होती है पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये हो जाएगा साइड्स के बीच में रिलेशन, सिर्फ साइड के कि भाई यहाँ पे अगर हम दो साइड्स गिवन है, तीसरे निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ में बात है यहाँ तक? अब एक ट्रायंगल में जो हमारे पास दो एंगल है, एंगल ए और एंगल सी, इसका और बाकी साइड्स का रिलेशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा। मेट्री मतलब मेजरमेंट होता है, मेट्री मतलब मेजरमेंट हो जाएगा आपको, तो मेजरमेंट ही आ जाएगी यहाँ पे। एक छोटा सा पहले पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन कर लेते हैं। जिन बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती वो सीख जाएंगे पहले। तो मैंने कहा क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री वेयर पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड साइड क्यू आर। तो मैंने कहा एक ट्रायंगल बनाया हमने पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्यू 90 है, यहाँ पे फ्लो में लिखेंगे। यहाँ पे फ्लो में कैसे? ऐसे नहीं कर सकते आप कि क्यू यहाँ है पी कहीं और, फ्लो में जाएगा पी फिर क्यू और फिर आर। ये इसमें तो सही हो गया, कोऑर्डिनेटर वगैरह बनाते हैं तो उसमें फ्लो जाना चाहिए ए बी सी डी ऐसे। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 12, पी आर की वैल्यू 13। अब अगर हमें एंगल वगैरह की बात नहीं करें तो आप इसी को परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस मान लो, इसको क्या मान लो? हाइपोटेनस मान लो। तो यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? 13 है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो बेस कितना है हमें निकालना है? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 169 माइनस 144 का रूट। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 यानी कि प्लस माइनस 5। एक्चुअल में क्या होता है एक्चुअली कि रूट से वैल्यू बाहर निकले प्लस माइनस आता है। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि -5 का अगर स्क्वायर करोगे तो वो भी +25 होगा, और +5 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 25 होगा, तो इसलिए प्लस माइनस 5 आता है। बट अगर ये लेंथ है, ये क्या है? लेंथ है, तो लेंथ नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? +5। लेंथ नेगेटिव नहीं होती इसलिए +5 आएगा, -5। तो तीसरी साइड पता लगी क्या है? ये +5 है, +5 सेंटीमीटर। हमने पाइथागोरस थ्योरम सीख ली।
इन्हीं सब का रिलेशन बताने के लिए उन्होंने यूज़ किया हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कौन कौन सी हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इस तरीके से ये वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, और जहाँ पे जो थीटा है वो एक एंगल को दर्शाया गया है, और ये एंगल कुछ भी हो सकता है। ये एंगल क्या हो सकता है? कुछ भी। वैसे तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में जो हम 10वीं क्लास में पढ़ेंगे, वैसे तो ये 360 तक वैलिड होता है, ये 360 वैल्यू रिपीट करता है अपने, पर जो हम 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं वो एंगल ही जो होता है वो एंगल 0 डिग्री से लेके सिर्फ 90 के अंडर कह सकते हैं, फिर 90 भी कह सकते हैं, ये होता है, जो कि एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल और राइट एंगल भी आ जाता है इसके अंदर। एक्यूट एंगल कंसिडर करते हैं हम। तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास में एक्यूट एंगल के, उसके बाद हमारे ऑप्टिव्स भी आते हैं जो कि 360 तक होते हैं। फिर उसके बाद वैल्यू वैसे तो 90 के बाद भी रिपीट करती है अपनी। अगर मान लो साइन थीटा 1 आया है तो ये बाद में किसी और एंगल पे भी 1 आएगा, समझ में आ रही बात? तो 360 तक ही रिपीट, ये 90 के बाद रिपीट ही करती रहेगी अपने, ये साइक्लिक तरह ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। पर हमें कौन सी पढ़नी है अभी? एक्यूट एंगल पढ़नी है, ठीक है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमारे पास हो गई है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमें हेल्प करेंगी। किस में हेल्प करेंगी? इन सब में एक रिलेशन फाइंड करने के लिए, एक रिलेशन लगाने के लिए साइड्स का एंगल के साथ, ठीक है। जैसे मैंने अगर मान लो आपसे कहा कि जैसे साइन थीटा है वो एक रेशो प्रोवाइड करेगा मुझे। क्या प्रोवाइड करेगा? एक रेशो प्रोवाइड करेगा। कि जैसे मान लेते हैं भाई साइन थीटा ने हमसे कहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिर उसको अच्छे से मिटा के समझाऊंगा। साइन थीटा ने हमसे कहा कि मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो दूंगा। किसका रेशो दूंगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। पर उस एंगल को मद्देनज़र रखते हुए दूंगा जो एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि उस एंगल को पर्टिकुलर लेके मैं पी और एच का रेशो दूंगा। अगर मान लेते हैं ये थीटा मैंने माना, तो इस थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर होगा और जो हाइपोटेनस होगी तो उस एंगल को कंसीडर करके दी जाएगी रेशो, इसलिए एंगल यहाँ जरूरी हो जाएगा। अब आप एक छोटी सी बात है, एक एग्जांपल सोच के देखो कि मान लेते हैं ये हमारे पास 2 साइड्स हैं, ठीक है। तो आप सोच के देखो, ध्यान से देखना एक बात को। सामने वाली परपेंडिकुलर है, ये सामने क्या है? ये एंगल हो गया, और सामने परपेंडिकुलर। अब आप ये सोच के बताओ, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं बढ़ रही? ये वाला परपेंडिकुलर ना, सामने क्या बनेगा? जैसे ये देखो, सामने क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि परपेंडिकुलर की लेंथ इस एंगल पे डिपेंड कर रही है। तो ये रेशो इसी बात पे दिया जा रहा है, फिर ये रेशो इसी बात पे दिया जा रहा है। समझ में ये बात है? तो ये रिलेशन एक रेशो प्रोवाइड करेगा, एक रिलेशन प्रोवाइड करेगा। हमें इसी को समझना है। क्या करना है? हमें इसी को समझना है। तो उसको मिटा के मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। चलो, तो जैसे जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ हैं, ये क्या क्या रेशो प्रोवाइड करती हैं? अगर हम एक ट्रायंगल को लें और इसमें ये थीटा मान लें और इसको 90 मान लें, ऐसे करके, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस और ये बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा मुझे जो प्रोवाइड करेगा वो रेशो प्रोवाइड करेगा P/H का, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का। कॉस थीटा मुझे प्रोवाइड करेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस का। टेन थीटा मुझे प्रोवाइड करेगा P/B का, परपेंडिकुलर बाय बेस का। इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसे P/H लिखा है ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? H/P। तो आपको मिल जाएगा कॉसेक। जो कॉसेक थीटा प्रोवाइड करेगा वो करेगा H/P का। सेक थीटा हो जाएगा H/B का, और कॉट थीटा हो जाएगा आपका B/P का। तो इसको देखते हुए क्या मैं ये नहीं कह सकता कि साइन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है, या फिर कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल जो होगा वो साइन थीटा होगा? भाई इसका P/H है, इसका H/P है, बस एक उल्टा होने का तो फ़र्क है, इसको रेसिप्रोकल ही तो बोलते हैं।
इसी के साथ साथ जो कॉसेक थीटा अगर निकालना चाहें तो मुझे बस साइन थीटा का रेसिप्रोकल करना है, हाँ है ना। ऐसे ही अगर मैं कॉस थीटा निकालना चाहूँ तो मुझे बस सेक थीटा का रेसिप्रोकल करना है, और अगर सेक थीटा निकालना चाहें तो बस कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करना है। मतलब अगर कॉस थीटा पता हो तो उसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास टेन थीटा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा फिर, टेन थीटा हो जाएगा। तो ये आपस में एक रिलेशन प्रोवाइड कर दिया ना इन्होंने, रेसिप्रोकल्स का एक रिलेशन प्रोवाइड कर दिया इन्होंने आपस में। अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो हमें एक ट्रायंगल दे दिया, और इस ट्रायंगल में वही वाला ट्रायंगल लेते जो हमने थोड़ी देर पहले लिया था। ये 13, इसको थीटा मान लो, ए बी और सी, इसको 5 मान लो, इसको 12 मान लो, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अगर मान लो हमने साइन थीटा निकाला तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ना, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा फिर, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये वैल्यू क्या होगी फिर, हाइपोटेनस होगी। तो रेशो क्या बनेगी फिर, रेशो आएगी 12/13, है ना। सेंटीमीटर नहीं आएगा पीछे, जब रेशो निकालते हैं तो कोई यूनिट नहीं आएगी, सेंटीमीटर कट जाता है, ठीक है। अगर मैं कॉसेक थीटा निकालना चाहूँ तो ये क्या होता है, h/p होता है। तो हाइपोटेनस इज 13, h इज़ 12, तो दोनों में फ़र्क तो है ही नहीं कुछ। अगर आप साइन थीटा को देखो तो वो 12/13 है, और कॉसेक थीटा को देखो तो वो 13/12 है, 13/12 है। दोनों में फ़र्क क्या है, कुछ नहीं, एक रेसिप्रोकल का ही तो फ़र्क है। यानी कि अगर मैं ये कह देता कि अगर मैं कॉसेक थीटा निकालना चाहता हूँ, बस मुझे साइन थीटा का रेसिप्रोकल करना था, यानी कि 1/12/13 का, तो 13 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/12। ये अभी तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, पर जब हम ऐसे थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे इसमें काम आती है चीज़ें ये, ठीक है। ऐसे ही इन सब के साथ भी होगा। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को, ठीक। एक चीज़ और नोटिस करो ध्यान से ज़रा, कि अगर आप, यहाँ से लिखवा रहा हूँ, अलग से लिखना इसे, अगर आप साइन थीटा और कॉसेक थीटा को कॉस थीटा को डिवाइड करते हो तो आप ना पहले समझ लो और फिर याद कर लेना चाहिए। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है हमारा p/h, और कॉस थीटा क्या है, b/h। तो कुछ बच्चों को तो इसी फ्रैक्शन में दिक्कत आ जाती है, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते इसे, या डिवाइड नहीं कर पाते। ध्यान देना, बचपन में 7वीं 8वीं में सीखा होगा, ऊपर वाले रेशियो को चेंज मत करो, है ना। डिवाइड का क्या बना दो, मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को क्या कर दो, रेसिप्रोकल करते थे ना, याद करो। 1/2 डिवाइड 1/3, इसको मत छेड़ो, डिवाइड का कर दो मल्टीप्लाई, और इसको कर दो रेसिप्रोकल, करते थे ना ये चीज़, वही सेम यहाँ चल रहा है। तो h से h कटेगा, क्या आ गया, p/b। और हमने देखा p/b क्या होता है, p/b तो 10 होता है, p/b क्या होता है, 10 होता है। तो ये किसके बराबर होगा, यानी कि डायरेक्ट याद कर लो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये प्रॉपर्टी आ गई, है ना। अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था कि साइन का रेसिप्रोकल करने से क्या बनता है, कॉट। यानी कि अगर मैं कहूँ कि कॉट थीटा जो है 10 का मैंने कहा ना, हाँ मैंने साइन बोल दिया होगा, 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो जैसे 10 की वैल्यू क्या आई, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आई, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा फिर, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कि अगर मैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉट थीटा आ जाएगा। इस तरीके से काम चलती है वैल्यूज़। अब हमने जो सीखा यहाँ पे, जो भी चीज़ें सीखी हैं, पहला हमने ये सीखा कि एंगल को बदलने से परपेंडिकुलर बेस बदल जाते हैं। दूसरा हमने सीखा ये रेशोज़। तीसरा हमने सीखा ये सारे रेसिप्रोकल्स। चौथा हमने दो प्रॉपर्टीज सीखी हैं। अब इन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे ध्यान से, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना। बेसिक से थोड़ा सा हाई लेवल तक जाएंगे क्वेश्चंस में, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना बस। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। मान लो हमें दिया गया इन अ ट्रायंगल MNO इफ एंगल n इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें दे रखे हैं।
एंगल एन की वैल्यू 90 है और एन 90 है, तो ओ एम हमें गिवन है, या फिर ओ एम नहीं, हाँ मान लेते हैं एम एन की वैल्यू हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ओ एन की हमें वैल्यू दे रखी है, एन ओ की वैल्यू हमें दे रखी है, ओ एन की वैल्यू हमें दे रखी है मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो हमसे कहा गया फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इफ़ एंगल एम को हम मान लेते हैं थीटा को कंसिडर करके निकाल लो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अगर ऐसे दे देगा, नहीं तो फिर हमें एंगल एम को थीटा बोल के या फिर एंगल एम थीटा ना देके ये लिख देगा कि साइन फाइंड साइन एम 10 एम और कॉस एम, ये कह देगा, ये निकाल लो। तो अब ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल में हमें दिया गया, सॉल्यूशन चलते हैं। तो ट्रायंगल में हमें दिया गया कि जो एंगल एन है वो कितना है, 90 है, ये एम हो गया, ये ओ हो गया, इस तरीके से। ओ एन की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है ऐसा मानते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है, ये पता नहीं है, वही पाइथागोरस थ्योरम वाली बात आ गई यहाँ पे। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। एच पता नहीं है, परपेंडिकुलर इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट में 5 आ जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, रूट 5 से। डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अगर आपसे कहा कि साइन एम निकालना है, अब ध्यान देना, साइन एम निकालना है, कौन से एंगल को कंसिडर करने की बात करी जा रही है यहाँ पे, एंगल एम को कंसिडर करने की बात कर रहे हैं। कौन से एंगल को, एंगल एम को। अगर एंगल एम को कंसिडर करेंगे तो ये जो वाली वैल्यू है क्या बन जाएगी फिर, परपेंडिकुलर, और जो ये वाली वैल्यू है क्या बन जाएगी, बेस, और ये क्या रह जाएगा आपका, हाइपोटेनस। तो एम के हिसाब से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर है ओ एन और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, ओ एम, इस तरीके से। ओ एन की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है, रूट 5 है। आप चाहो तो रेसिप्रोकल कर लो इसका, सॉरी वो रैशनलाइज कर लो, रूट 5 से नीचे मल्टीप्लाई, रूट 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा रूट 5/5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें टेन थीटा निकालना है तो 10 एम निकालना है, सॉरी, तो 10 एम क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, एम के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, ओ एन, और बेस कौन है, एम एन। तो ओ एन कितना है, 1, और बेस कितना है, 2। ऐसे ही कॉस एम निकालना चाहते हैं तो कॉस एम क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, एंगल ये है, ध्यान देना, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, एंगल ये है, अगर एंगल ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर फिक्स हो जाएगा। एंगल एम लिया है ना, तो सामने ये परपेंडिकुलर फिक्स हो गया, तो बेस ये रहेगा, फिर बेस कौन सा रहेगा, ये रहेगा। वो थोड़ी सी थिंकिंग क्या होता है, इमेजिनेशन कर रहे हैं, इमेजिनेशन छोटा थोड़ा समझ रहे हैं ना, तो क्योंकि आप ना कन्फ्यूजन में इसको, इसी को क्या मान लोगे, बेस मान लो, क्योंकि नीचे आप बोलोगे नीचे है तो बेस होगा, नहीं, एंगल कंसिडर ये किया है तो ये परपेंडिकुलर, ये फिक्स है, तो ये बेस माना जाएगा यहाँ पे। तो बेस की वैल्यू यहाँ पे एम एन है और हाइपोटेनस की वैल्यू ओ एम है, तो एम एन कितना हो जाएगा, 2, और ओ एम कितना हो जाएगा, रूट 5। तो रेसिप्रोकल कर दो, रूट 5/√5 कितना आ जाएगा, 2√5/5 सेंटीमीटर मत लगा देना इसके पीछे। अब अपनी प्रॉपर्टी वगैरह देख लेते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह देख लेते हैं यहाँ पे। हमने सीखा था ना भाई कि अगर मैं साइन एम को कॉस एम से डिवाइड कर देता तो मेरा 10 एम आता ना, तो 10 एम इज इक्वल टू साइन एम की वैल्यू क्या थी, √5/5, और कॉस एम की 2√5/5, फिर वही √5/5, नीचे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल 5/2√5, तो ये कट जाएंगी वैल्यू, क्या बचेगा, 1/2। तो ये प्रूफ्ड है, ये यहाँ ये आएगा आंसर। तो आप 10 एम ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, बात एक ही, जैसा आपको ठीक लगे। समझ में आए यहाँ तक। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमें बोल दिया जाता, ध्यान देना, इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि साइन ओ निकालो, क्या निकालो, साइन ओ निकालो, 0 नहीं है, ओ है, उस केस में या तो आप इस ट्रायंगल से काम चला लो, अगर चला सकते हो तो। अगर इस ट्रायंगल से काम नहीं चला सकते तो मेरी बात मान के दूसरा बना लो, एक ट्रायंगल ही दूसरा बनेगा, पर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। कैसे दूसरा बनाओ,
अगर एंगल ओ को कंसिडर किया आपने, अगर इसी से इमेजिनेशन कर, क्योंकि ये तो थोड़ा सा आपने लिख दिया इसके ऊपर, ऐसा मानते हैं, मेरे को तो मार्कर है मैं तो मिटा दूंगा। अगर आपने एंगल ओ को कंसिडर किया तो ये एंगल ओ हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, तो ये 90 हो गया। एम कहीं गया नहीं है, बस एंगल आपने चेंज कर दिया इस बारी। तो एंगल चेंज किया तो और वैल्यू वही रहेगी, जैसे ओ एम की वैल्यू √5 आई थी आपकी, ये 1 ही रहेगा और ये 2 ही रहेगा, मतलब वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी, वैल्यू वही रहेगी फिक्स। तो साइन ओ के हिसाब से क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय, अब अगर आपने एंगल ओ लिया है तो ये वैल्यू परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये वैल्यू अब बेस बन जाएगी और ये वैल्यू अब हाइपोटेनस बन जाएगी। तो P/H के हिसाब से परपेंडिकुलर अब mn हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा फिर हमारे पास OM हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2/√5, रैशनलाइज किया तो 2√5/5। मैं एक बात कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि यही वैल्यू क्या कॉस की नहीं थी, यानी कि अगर एंगल चेंज होता है एक ट्रायंगल में तो जो साइन की वैल्यू पहले आई थी वही सेम वैल्यू किसकी आएगी फिर, कॉस की, या कॉस की जो वैल्यू आई थी वो किसकी आएगी, साइन की, क्योंकि परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसमें बेस आता है और इसमें परपेंडिकुलर आता है, नीचे वाली वैल्यू फिक्स है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहेगा, हाइपोटेनस क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंगल चेंज करने से सिर्फ कौन चेंज होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। तो क्या ये बात आ सकती है कि एंगल चेंज करने से जो साइन कॉस वाली वैल्यू है वो चेंज हो जाती है आपस में, जो हमारा कॉस पहले आया था वही सेम वैल्यू अब किसकी आ रही है, साइन की। तो एक बारी कॉस ओ निकाल लेते हैं, तो कॉस ओ निकाला तो ये बेस बाय हाइपोटेनस होता है, ओ के हिसाब से हाइपोटेनस बेस कौन है, ON, और हाइपोटेनस कौन है, OM, तो ये हो जाएगा 1/√5, रैशनलाइज करोगे तो √5/5, इस तरीके से। यही वैल्यू हमारी साइन की आई थी कुछ देर पहले जब हमने एंगल M को कंसिडर किया था, सिर्फ क्या चेंज हुए हैं, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हुए हैं सिर्फ। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी में। इसको लिख लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से पीछे करके इसको आराम से समझ के लिख लेना। एक क्वेश्चन चाहे 2 बार देखना पड़ जाए, पर समझना उसको अच्छे से, डीपली समझना। जितना अच्छे से समझोगे आपको आगे क्वेश्चंस में दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मान लो हमें दिया गया f cosec A इज इक्वल टू √10, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इस तरीके से। तो अब ट्रायंगल नहीं गिवन, ना 90 गिवन, कौन सा एंगल की बात करें पता ही नहीं है, तो आप यहाँ पे लेट करोगे, क्या करोगे, लेट। सॉल्यूशन, लेट ट्रायंगल BAC बी ABC बी अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ऐसा मान लिया हमने। तो ABC को राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं। एक काम करते हैं, जब हमें पता है कि कॉसेक A की बात करें तो कॉसेक में जो कॉसेक A की बात करें तो A को अपने सामने रखते हैं। थोड़ी सी मेंटालिटी मेरी कि A को सामने रखेंगे ना तो कन्फ्यूजन नहीं होगी थोड़ी सी। तो मैं A को यहाँ बना लेता हूँ और B को 90 मान लेता हूँ और C ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें कहा गया कि कॉसेक A की वैल्यू √10 है तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है h/p। जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा था उसके नीचे क्या मानते हैं, 1। तो यहाँ से ये पता लगता है कि एंगल A के सामने जो परपेंडिकुलर है 90 के सामने हाइपोटेनस और बचा हुआ कौन है, बेस। मतलब आपको 2 वैल्यू पता करनी है बस, बाकी तो बचा हुआ जो होगा बेस होगा वो। ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू √10 है ना। तो वही h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो √10 का स्क्वायर करना है, आराम से करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 10 - 1 दैट इज़ √9 विच इज़ 3, ठीक है। साइन तो अपना फटाफट निकल जाएगा, कैसे, अभी तो पढ़ के आए थे कि साइन एंगल A विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक।
कॉसेक का रेसिप्रोकल कर दो साइन आ जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/√10। रैशनलाइज करना चाहो √10 से ऊपर √10 से नीचे, तो 10/√10/10 ये साइन आ गया। कॉस निकालना चाहें तो कॉस एंगल ए की बात कर रहे हैं, B/H होता है, तो BA के हिसाब से जो B है वो कितना है हमारे पास, B निकाला है हमने अभी भी कितना 3। अच्छा वैसे लिख लेता हूँ मैं, बेस कौन है AB और हाइपोटेनस कौन है AC, तो ये हो जाएगा 3/AC कितना था हाइपोटेनस √10। रैशनलाइज करना चाहो √10 से नीचे √10 से ऊपर, तो 3√10/10 इस तरीके से आ जाएगी। बेस बाय हाइपोटेनस कर दिया, नीचे रूट था तो उसको क्या कर दिया रैशनलाइज कर दिया। रूट से दो जब सेम टर्म मल्टीप्लाई होती है तो रूट से रूट कट जाता है, वो स्क्वायर बन जाते हैं वो। अच्छा सेक निकाल लेते साथ साथ ही, क्योंकि सेक क्या होता है रेसिप्रोकल होता है कॉस का। अगर अदरवाइज ऐसे नहीं निकालना चाहते तो h/b कर लो, h/b हाइपोटेनस इज √10 एंड बेस इज 3। मतलब अगर आप नहीं निकालना चाहते ऐसे भी कर सकते हो आप। तो आप ये भी कहोगे कि भाई ये वैल्यू तो ये आई है कॉस की, ये आई है, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू एक समान है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, बस रैशनलाइज कर रखिए, ठीक है। तो आप चाहे इसको ये लिख दो, बात एक बराबर है, मैं इसको उठा के 10/रूट लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं है इसमें, वो एक ही है। अगला अगर मैं 10A निकालना चाहूँ तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आप वही साइन और कॉस को डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, अभी बताया था आपको। पर हम क्या थोड़ा सा बेसिक से चल रहे हैं पहले, आराम से, जो ताकि आपको B/H P/H समझ में आ जाए पहले अच्छे से। तो B/P कितना, P/B कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB, तो BC इज कितना 1 और AB कितना 3, 1/3। कॉट निकालना चाहें तो कॉट A क्या हो जाएगा B/P बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज 3/1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब ट्रायंगल ना दे रखा हो ना तो आपको लेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, in a triangle ABC angle B is equal to 90 degree and we have 10C is equal to √3, 10C is equal to √3। हमें फाइंड करना है, फाइंड साइन B cos C प्लस cos B sin C। एक तो ये वैल्यू पता कर रही है, दूसरा हमें पता करना है फाइंड सेकेंड पार्ट साइन स्क्वायर C डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर B। दो पार्ट पता करने हैं, मैं आपको समझाऊंगा स्क्वायर का मतलब क्या है फिलहाल, ठीक है। और ध्यान देना, सॉल्यूशन चलते हैं। सॉल्यूशन में हमें कहा गया ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC हो गया हमारे पास, तो A B और C ये 90 हो गया, मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे B 90 हो गया ना, B 90 हो गया, 10C यहाँ पे साइन A आएगा, साइन A cos A, ठीक है। यहाँ पर भी B की जगह A आएगा, B की जगह क्या आएगा A आएगा। तो अगर हमें दे रखा है 10C, तो 10C इज इक्वल टू √3 है। अगर C को कंसीडर करते हैं तो C के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हाइपोटेनस हो जाएगी और ये वाली वैल्यू बेस हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो 10C के हिसाब से ये बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के, इसका परपेंडिकुलर बाय बेस के, इसके नीचे 1 लिख देते हैं। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर सॉरी √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो रूट में 3 + 1 जो स्क्वायर है वो इधर आकर क्या बन जाता है पूरे का रूट बन जाता है। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो √4 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर।
ये आ गया एच, आ गया हाइपोटेनस आ गया हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट में एक काम करते हैं, मैं अलग अलग निकाल लेते हैं एक बार, और मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है एंगल में सी और ए में, तो मैं एक काम करूँगा कि मैं एंगल ए को अलग से बनाने की कोशिश करूँगा, जैसे ट्रायंगल दूसरा बना के। तो मैं इस ट्रायंगल को ऐसे साइड वाइज गिर दूँ, नीचे पटक दूँ, तो ए नीचे आ जाएगा और सी ऊपर चला जाएगा इस तरीके से 90। अब एंगल ए मेरे सामने है और ए बी जो हमारे पास था, ए बी परपेंडिकुलर था, ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है हमारे पास √3, और जो हमारे पास बेस सी है वो कितना था 1 था, और हाइपोटेनस कितना है 2 आया है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये भी वैल्यू कितनी है √3 है, ये वैल्यू हमारे पास 2 आई, और ये कितना है बेस 1 है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, तो वैल्यूज़ को पहले एक बार निकाल लो, फिर पुट करते रहना आराम से। हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, साइन ए की रिक्वायरमेंट है, तो साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये p/h होता है ना, तो परपेंडिकुलर कौन है BC है, और h कौन है AC है ना। तो BC कितनी वैल्यू है 1 है, और हमारे पास AC कितना है 2 है। ऐसे ही अब cos C भी निकाल लो, तो cos C कितना हो जाएगा हमारे पास, cos C ये रहा, C को यहाँ देखें, जब एंगल C की बात है तो इसमें देखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि C के हिसाब से ये वैल्यू परपेंडिकुलर है, और ये वैल्यू क्या है बेस है। ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है फिर बेस है। समझ में आ रही बात। तो cos C क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो C के लिए यहाँ पे देखो बेस कितना है 1 और हाइपोटेनस कितना है 2 है। बताया था ना मैंने, एंगल को चेंज करने से साइन की वैल्यू सेम आएगी, एग्जैक्ट सेम आ रही है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे cos A, तो ये b/h होता है। अब ध्यान बताना तुम मन में, एंगल ए देखना है, इसमें देखो इसमें देखूँ, इसमें देखूँगा, तो ए के हिसाब से b/h, ए भी b है और h कौन है AC है, तो कितना आ जाएगा √3/2। साइन C के हिसाब से, साइन C कितना है हमारे पास ये रहा, तो ये p/h होता है, तो p कितना है हमारे पास AB है और h कितना है AC है, तो p कितना हो जाएगा √3/2। आ गया ना सेम टू सेम, है ना, सेम आ गया। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं एक बारी, साइन A cos C प्लस cos A साइन C, वैल्यू पुट करी। साइन A कितना है 1/2 इंटू 1/2 √3/2 इंटू √3/2। 1 1 जा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसको 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 3 और 2 2 जा 4। बेस सेम है 1 + 3 कितना आएगा 4/4, कितना आंसर आएगा इस तरीके से। बीच में अगर माइनस आएगा तो माइनस कर देना उसको। बात करते हैं इस वैल्यू की, ये स्क्वायर की पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा डीप समझाऊंगा, ध्यान देना। जो हमारे पास ये साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, ये असल में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये इस एंगल पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। आप जो एंगल पुट करोगे साइन आपको निकाल के दे देगा, समझ में आ रही बात। आपने कहा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री आपको वैल्यू निकाल के दे देगा, सिंपल। तो ये एक तरह का फंक्शन है जो कि वैल्यू पुट करने पे काम करता है। अगर उसने आपसे कहा ना साइन स्क्वायर थीटा, तो वो एंगल का स्क्वायर नहीं कर रहा है, वो जो एंगल लिखा है उसका स्क्वायर नहीं कर रहा। वो जो वैल्यू आएगी ना, वो जो वैल्यू साइन थीटा को सॉल्व करके आएगी, जो वैल्यू साइन थीटा को सॉल्व करके आएगी, वो उस पूरे का स्क्वायर कर रहा है। आप गलती से ये मत कह देना कि साइन स्क्वायर थीटा और साथ में थीटा का भी स्क्वायर। अरे नहीं भाई, एंगल का स्क्वायर करने के लिए उसने नहीं कहा है, उसने फंक्शन का स्क्वायर करने को कहा है। ऐसे ही कभी भी अगर आपको साइन एंगल ए या फिर साइन कभी भी x अपॉन में x दिखे, तो कभी भी x से x मत काट देना, ये पाप हो जाएगा। ऐसा कभी काटना मत, क्योंकि जो नीचे जो वैल्यू लिखी है वो असल में अलजेब्रा की वैल्यू हो सकती है, पर जो ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो अभी आपका एंगल है साइन का, अभी आपकी साइन का क्या है, एंगल है। और वो आपस में जब बराबर होते हैं ना वैल्यू, तभी कटती है, ऐसे नहीं कट सकती आप काट दो, समझ में ही बात। तो ये कभी भी नहीं कटता। साइन x/x लिखा है तो उसको छेड़ना मत गलती से भी, वो ऐसा कैसे ही रहेगा, उसको चेंज मत कर देना, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली अब हमसे पूछा गया है साइन स्क्वायर c और कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ
साइन स्क्वायर सी अपॉन में कॉस स्क्वायर ए को क्या मैं ऐसे बोल दूँ, साइन सी का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर। तो बुरा मत मानना, पर कुछ बच्चों ने इसको 10 लिख दिया होगा। बेटा सुनो ध्यान से, अगर आप इसको टेन थीटा, मैं यहाँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, अगर यहाँ आप इसको टेन थीटा लिख रहे हो ना, तो टेन थीटा लिखने के लिए आपका साइन थीटा और कॉस थीटा का एंगल सेम होना चाहिए। अगर ये साइन ए बाय कॉस ए होता ना, तो 10a आ जाता आंसर। 10 निकालने के लिए साइन और कॉस का एंगल सेम होना जरूरी है। अगर ये साइन ए बाय कॉस ए होता तो 10a आ जाता। मैं भी एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, मैं कर ही देता हूँ, एक बार ध्यान देना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लेना इसको पॉज करके। यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। इस वैल्यू तो निकाल ली थी, यहाँ देना, देखो ध्यान से। अगर हमारे पास साइन स्क्वायर सी बाय कॉस स्क्वायर सी होता ना, तो अब मैं कह सकता था साइन सी डिवाइड बाय कॉस सी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 10c ऐसे, ठीक है, क्योंकि एंगल सेम है, यहाँ पे भी सी, यहाँ तो 10 आ सकता है। अगर एंगल सेम नहीं है तो उसको 10 मत लिख देना गलती से भी। आपका 10 में होता क्या है, सी के हिसाब 10 क्या होता है, p/h होता है। तो यहाँ पे जो एंगल सी बना हुआ था, जो एंगल सी बना हुआ था यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये था ना, हाँ, चेक कर लेना, ये शायद गलत हो, सही हो, जो भी हो। cos c इज इक्वल टू b/h है ना, तो c के हिसाब से b/h हाइपोटेनस, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ √3 आएगा, ठीक है। तो अगर c के हिसाब से देखा जाए तो एंगल c जो है यहाँ पे ये है, c के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये c के हिसाब से परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, हाँ है ना। तो c के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, c के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, AB, और बेस कौन है, BC का स्क्वायर। तो AB क्या है हमारे पास, AB की वैल्यू √3 है, और BC की वैल्यू क्या है, 1 है। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। c के हिसाब से परपेंडिकुलर बाय बेस, इस तरीके से, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे साइन c की वैल्यू क्या है, साइन c की वैल्यू, साइन c की वैल्यू क्या है, साइन c का है, ये रहा, साइन c के लिए क्या है, √3/2 कॉस a की वैल्यू क्या है, ये भी √3/2 है, तो √3/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 1। इस तरीके से समझ में ही बात यहाँ तक। चलो इसको नोट कर लेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका ही, पॉज करके उसको आराम से नोट कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो हमें दिया गया इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/b, tan थीटा इज इक्वल टू a/b। हमसे कहा गया वैल्यू निकालो, फाइंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा। a sin थीटा प्लस में b, दो तरीके समझाऊंगा, दोनों तरीके ध्यान देना, दोनों तरीके बहुत ही इजी होंगे, बस आपको सुनने की है, जो तरीका पसंद है उससे कर लेना। लेट ट्रायंगल ABC, इसमें एक तो ट्रायंगल वाइज करूँगा, एक नॉर्मल वाइज करूँगा, और एंगल B को मान लो 90 डिग्री और एंगल C को मान लो थीटा। ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, ये A हो गया। तो tan थीटा कितना दे रखा है, a/b दे रखा है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो थीटा क्या है, ये C है, इसके सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये कौन होगा, फिर बेस होगा, और ये बचा हुआ कौन होगा, हाइपोटेनस होगा। 90 के अपोजिट हमेशा क्या बनता है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, a है, बेस की वैल्यू क्या है, स्मॉल b है, हाँ है ना। रिक्वायरमेंट किसकी है, साइन थीटा और कॉस थीटा की।
तो साइन थीटा क्या होता है फिर? ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाँ है ना, होता नहीं होता? तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। और हाइपोटेनस कौन है? ए सी। ठीक है, अब हमें ए सी नहीं पता। क्या नहीं पता? ए सी निकालने की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। तो ए सी कैसे निकलेगा? ए सी इज इक्वल टू, हम ऐसा कह सकते हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर या कह लो एच इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। हाँ है ना, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है? हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर में ए है और हाइपोटेनस कितना है? ए सी, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ऐसी अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहें, अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहें तो कॉस थीटा क्या है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? बेस है बी सी और हाइपोटेनस कितना है? ए सी, दैट इज़ बी अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यही वैल्यूज़ कहाँ पुट कर देंगे हम इसको? इसमें। तो हम लिखें यहाँ पे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइड बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। मैं आपको इसको करने के ना 3 तरीके बताऊँगा। मैं भी एक कर रहा हूँ, फिर दूसरा करूँगा और फिर तीसरा करूँगा। 3 तरीके बताऊँगा, जो पसंद हो वो लगा लो इसके अंदर, तीनों से आंसर आ जाएगा, बस ध्यान देना। पहला बेसिक वाला है, ए साइन थीटा की वैल्यू क्या है? ए बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस में सॉरी बी इंटू में कॉस थीटा की वैल्यू बी बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। नीचे ए इंटू में साइन थीटा की वैल्यू ए बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी इंटू में बी बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाँ है ना, सेम प्रॉपर्टी। अब को एक बार ध्यान से देखना, क्या 1 अपॉन में ये वाली वैल्यू इसके पास भी और नीचे भी है। अगर मैं ऊपर से 1 बाई रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा ए इंटू ए का स्क्वायर, बी इंटू बी का स्क्वायर। हाँ है ना, नीचे से भी अगर मैं 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी इंटू बी का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू कट जाएगी तो मेरा आंसर कितना आएगा फिर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे ना, मैं इसे मान लेता हूँ कि मैं जो बच्चे को मैंने देखा है, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर जो है वो होल स्क्वायर के बराबर होता है। बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप इसको होल स्क्वायर नहीं, वो होल स्क्वायर है और ये इंडिविजुअल स्क्वायर है। जिसको डाउट हो ना वो इसको सॉल्व करके देख लेना। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर ये बराबर आ जाए तो बोल देना बराबर है, अगर नहीं आए तो नहीं है। सिंपल सी बात है ना। तो इसको, क्योंकि ये देखो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 और 9। तो अपने हिसाब से देख लेना कि जो आंसर आपको ठीक लगे। ये बराबर नहीं होते, मैं कह रहा हूँ बराबर नहीं होते, तो गलती से भी इसको होल स्क्वायर मत लिख देना। आंसर चेक कर लो, हमारा आंसर क्या है? ये है ना, ये एक तरीका हो गया, ये एक तरीका हो गया। ये तरीका समझ में आया? अब हम चलते हैं दूसरे तरीके पे अपने, ध्यान देना बस। और तीनों तरीके वैलिड होंगे, ध्यान देना सिर्फ। मैं ये ट्रायंगल कुछ नहीं बना रहा इसमें कुछ नहीं बनेगा, बस ध्यान देना, ध्यान देना सिर्फ, बिल्कुल बेसिक से जो पढ़ा है उसी से बताऊंगा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है? a अपॉन बी। हाँ है ना, इस पे आ जाओ। ये क्या लिखा हुआ है? a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, मन में सोचो इसको tan थीटा कैसे बना सकते हैं? अगर मैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा कर दूं तो, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, पूरे लिख लेना। ठीक है, कर दूं तो ये a अपॉन साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस बी अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ये ऊपर वाली वैल्यू हो गई, नीचे आ जाओ a साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। हाँ है ना, हो जाएगा।
ध्यान से देखना, अभी आप पढ़ के आए थे प्रॉपर्टी क्या थी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। पढ़ कर आए हो ना ये, देखो ज़रा बन रहा है, हाँ बिल्कुल बन रहा है। सॉल्यूशन में ये हो जाएगा ए टेन थीटा माइनस बी, और ये 1 हो जाएगा, कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, ये ए टेन थीटा प्लस बी, हाँ है ना, वो कट जाएगा तो मैं 1 लिख नहीं रहा। क्वेश्चन में आपको टेन थीटा की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर दो, ए इंटू में टेन थीटा की वैल्यू ए बाई बी माइनस बी, ए इंटू में ए बाई बी प्लस बी, ज़रा एलसीएम ले लेते हैं। नीचे क्या आएगा, बी, ऊपर ए इंटू ए का स्क्वायर, बी इंटू बी का स्क्वायर, नीचे बी, ए इंटू ए का स्क्वायर, बी इंटू बी का स्क्वायर। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं इसे, कैसे, ऊपर वाली वैल्यू को छेड़ना ही नहीं है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, नीचे वाली वैल्यू ये जो डिवाइड है इसका क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, और जाएगा बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी से बी कटा, क्या आंसर आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आया नहीं आया। सेकेंड मेथड हो गई। अब देख लो छोटा कौन सा, अभी तीसरा ही बताऊंगा, और तीसरे में पलट मत जाना कि ये छोटा है। अब थर्ड मेथड करते हैं, इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना। अब तीसरे मेथड पे जाते हैं, पलटना नहीं है, इसको छोटा बोला तो इसको छोटा ही बोलना है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, हाँ है ना। कोई भी चीज़ अब रेशियो में होती है उसको अगर हम अलग अलग ले रहे हैं तो साथ में होता है एक्स लिखते हैं, क्योंकि कॉम्पोनेंट एक फैक्टर जो वहाँ से कट जाता है, एक फैक्टर होता है जो वहाँ से कट जाता है, इसलिए एक्स लिखते हैं साथ में। यहाँ पे मैं क्या करूँ, फैक्टर कैसे, जैसे हमारे पास ये होता है 6 अपॉन में 9 है, तो 3 2 जा और 3 3 जा, तो ये जो 3 फैक्टर है ये फैक्टर को बचाने के लिए हम लिख देते हैं। वैसे ही साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, bx, दोनों में कॉमन फैक्टर को मान लेते हैं xx, ऐसा मान सकते हैं। मांगा क्या था, a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइड बाय a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, हाँ ये ना मांगा था। वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन कॉस पता ही है, तो a इंटू में साइन थीटा की वैल्यू ax, b इंटू में bx, a इंटू में ax, b इंटू में bx, हाँ है ना। a इंटू ए क्या हो गया, a का स्क्वायर x, b का स्क्वायर x, a का स्क्वायर x, b का स्क्वायर x, क्या कॉमन लेके काट दूँ, x a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, x a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आया नहीं आया। तीनों तरीके वैलिड है, तीनों में से कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल स्टेप वाइज कर रखे हैं और तीनों भी आंसर सेम आया है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक नई प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और उस प्रॉपर्टी को भी समझाया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी कैसे है। सभी को पता ही है कौन सी प्रॉपर्टी, 90 माइनस थीटा वाली, ये प्रॉपर्टी को समझाया जाएगा कैसे है। असल में मैं तुम्हें प्रॉपर्टी इसी वीडियो में सिखा चुका हूँ, ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्लास में बताना कि बताई थी या नहीं बताई थी, ठीक है। चलो।